हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ हेसिस लॉ। हेसिस लॉ क्या कहता है बेटा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट चेंज ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है बेटा, हेसिस लॉ कहता है कि हीट चेंज जो है वो सेम रहता है किसी भी रिएक्शन का, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या एक से ज़्यादा स्टेप में हो। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ। देखो, अगर हमने CO2 बनानी हो तो हम डायरेक्ट कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बना सकते हैं। डेल्टा एच होगा -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो एक सिंगल स्टेप से CO2 बनेगी तो कितनी हीट निकलेगी? 393.5 किलो जूल पर मोल। लेकिन हम CO2 दो स्टेप में बना सकते हैं। पहले कार्बन में एक ऑक्सीजन दें, हाफ O2 का मतलब O2 का हाफ एक ऑक्सीजन, CO बनेगा। फिर CO को हाफ O2 दें, एक और ऑक्सीजन दें, CO2 बन जाएगा। पहले स्टेप में 110 किलो जूल मोल हीट रिलीज होगी, माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक है, बाहर निकलेगी। दूसरे स्टेप में -28,283.0 किलो जूल हीट निकलेगी। तो जब हम ओवरऑल रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट की साइड CO और रिएक्टेंट की साइड CO ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कार्बन प्लस हाफ 1 O2 विल गिव यू CO2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 393.5। तो चाहे CO2 एक स्टेप में बने चाहे CO2 दो स्टेप में बने, हीट चेंज 393.5 ही रहेगा, हीट चेंज सेम रहेगा। इसे कहते हैं बेटा हेसिस लॉ। ठीक है बेटा, हेसिस लॉ के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है? इसकी बहुत सारी स्टेटमेंट है, आप कोई भी स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। पहला है ऑल नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस आर थर्मोडाइनमिकली इरिवर्सिबल, कि जो भी नेचर में प्रोसेसेस अपने आप हो रही हैं वो इरिवर्सिबल हैं। ठीक है, पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के पानी नीचे बनाती है, फिर जो है दोबारा पानी जो है ऊपर की तरफ नहीं चढ़ता। ठीक है, तो इरिवर्सिबल है। हीट कैन नॉट ट्रेवल इटसेल्फ फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, हीट जो है कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं ट्रेवल करती, हॉट से कोल्ड की तरफ ट्रेवल करती है। अगर आपने कोल्ड से हॉट की तरफ ट्रेवल करवाना है तो एक्सटर्नल एजेंसी आपको चाहिए। हीट कैन नॉट बी कंप्लीटेड इनटू यूजफुल वर्क, पूरी की पूरी हीट 100% वर्क में चेंज नहीं हो सकती। सम लॉस ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस, कुछ ना कुछ लॉस हीट का हमेशा होगा। नेक्स्ट, नेचुरली अकरिंग प्रोसेसेस रिजल्ट इन इंक्रीज इन एंट्रोपी, जितनी भी नेचर में अपने आप प्रोसेस हो रही हैं वो एंट्रोपी को बढ़ाती हैं। एंट्रोपी होती है फ्रीडम, ठीक है, मतलब कि रैंडमनेस, एक दूसरे से दूर जाने की, मॉलिक्यूल की एक दूसरे से दूर जाने की टेंडेंसी। जैसे गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है क्योंकि गैस में मॉलिक्यूल दूर दूर होती हैं। तो कहते हैं जितने भी नेचुरली अकरिंग प्रोसेस हैं वो एंट्रोपी, फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं। लास्ट इज एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, यूनिवर्स की एंट्रोपी, फ्रीडम मॉलिक्यूल की लगातार इंक्रीज कर रही है। ठीक है, कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ इज, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो बेटा क्या स्टेटमेंट है? फर्स्ट लॉ क्या कहता था? एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कंजर्व्ड, यूनिवर्स की एनर्जी कंजर्व्ड है, एनर्जी ना क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है। सेकेंड लॉ कहता है कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजेज बट एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजेज। एंट्रोपी इज फ्रीडम, आज़ादी एक दूसरे से दूर जाने की। ठीक है, तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की वेरियस स्टेटमेंट हैं। ठीक है, आप इनमें से कोई भी स्टेटमेंट याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आज का टॉपिक मैं छोटा ही रख रही हूँ क्योंकि अब आपके परसों से एग्जाम है तो आप ये सारा लेक्चर इतना पढ़ नहीं पाओगे। ठीक है बेटा, तो हेसिस लॉ पढ़ लो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लो, बहुत है, फिर आपने एग्जाम की भी प्रिपरेशन करनी होगी। थैंक यू सो मच।